भारत में संघवाद के प्रमुख प्रतिमान। मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि हम संघवाद के अनुलक्षण पढ़ चुके हैं, उसमें कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं वो देख चुके हैं, और हम अब देखेंगे कि भारतीय संघवाद में जो प्रतिमान हैं वो कौन कौन से और भारत किस प्रतिमान में आता है। तो अगर उसको हम देखें तो हम सब जानते हैं कि केंद्र और इकाइयों के आपसी संबंधों के आधार पर संघवाद के 3 प्रतिमान होते हैं: एकात्मक संघवाद, सौदेबाजी वाली व्यवस्था का प्रतिमान तथा सहयोगी संघवाद के प्रतिमान। तो उक्त प्रतिमानों के संबंध में ये बताना चाहती हूँ मैं आपको। वैसे तो ये तीनों ही प्रवृत्तियाँ संघात्मक व्यवस्था में एक साथ विद्यमान रहती हैं, किंतु सभी जो संघवादी व्यवस्थाएं हैं और वो उसमें हम देख सकते हैं कि कोई एक श्रेणी जो है वो अन्य 2 श्रेणियों से अलग है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों के आधार पर अलग अलग समय में उक्त प्रतिमानों का स्वरूप हमें दिखता है। तो पहला प्रतिमान है एकात्मक संघवाद का प्रतिमान। तो भारत के संविधान के अंदर ही और संविधान के बाहर भी अनेक प्रावधान हैं जो कि एकात्मक संघवाद का प्रतिमान को स्पष्ट करते हैं। एकात्मक प्रतिमान में क्षेत्रीय सरकारों की तुलना में केंद्रीय सरकारों को अधिक महत्व एवं शक्तियां प्राप्त होना तथा महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय सरकारों का एकाधिकार, ये सब एकात्मक संविधान के लक्षण हैं, एकात्मक संघवाद के लक्षण हैं। तो भारत में एकात्मक संघवाद का प्रतिमान अनेक ऐसे प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है जिससे संवैधानिक दृष्टि से केंद्र को जानबूझकर शक्तिशाली बनाया गया है। ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले। तो भारतीय संविधान द्वारा सिद्धांतक केंद्र को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए अनेक संवैधानिक उपाय किए गए हैं, जैसे संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय, अवशिष्ट विषयों को केंद्र को प्रदान करना, राज्य सूची के विषय पर केंद्र की विधान निर्माण की अधिकारिता, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और संकटकालीन में परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगते हुए राज्यों के शासन का राष्ट्रीय केंद्रीय शासन के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो ये सारी जो प्रावधान हैं वो राज्यों के केंद्र पर निर्भरता को इंगित करती हैं और एकात्मक संघवाद के प्रतिमान को भी बताती हैं। तो हम देख सकते हैं कि एकात्मक संघवाद की प्रवृत्तियां मौजूद हैं। दूसरा प्रतिमान सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के महत्व में वृद्धि तथा बहुदलीय व्यवस्था के कारण मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था में ऐसे अनेक अवसरों पर सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था का प्रतिमान स्पष्ट होता है। सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था में संघात्मक ढांचे में राजनीतिक दल द्विस्तरीय प्रकृति रखते हैं। कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर तथा कुछ अन्य राज्य स्तर पर संगठित हो जाते हैं। अतः केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों में सौदेबाजी प्रारंभ हो जाती है। ऐसा तो हमने कई बार देखा। इसीलिए मॉरिस जोन्स ने भारत के संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद बताया है। मॉरिस जोन्स के अनुसार भारत के संघवाद का सदैव ही यही स्वरूप रहा है, जहां संविधान में केंद्र और राज्यों के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, परंतु व्यवहार में दोनों के बीच सहकारी सौदेबाजी का संबंध है। ऐसा मॉरिस जोन्स कहते हैं। 50 और 60 के दशक में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जैसे BC राय, प्रताप सिंह कैरों, ये सब केंद्र से सौदेबाजी और समझौते द्वारा अपनी मांग ये पूरी करवाते थे। 90 के दशक में भारत में गठबंधन सरकारों के गठन के बाद प्रादेशिक राजनीतिक दलों के नेताओं का महत्व बढ़ा और फिर उन्होंने केंद्र से सौदेबाजी भी की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था भी मौजूद है। तीसरा प्रतिमान है वो है सहयोगी संघवाद। तो सहयोगी संघवाद को अगर हम देखें तो भारतीय संघवाद को A.H. बिर्च और ग्रेनविल ऑस्टीन जैसे विचारकों ने सहयोगी संघवाद के रूप में विवेचित किया है। सहयोगी संघवाद क्या होता है? जिसमें केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होते हुए भी राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कमजोर न हों
पारस्परिक अंतर्निर्भरता की स्थिति और प्रणाली बनी रहे। सहयोगात्मक संघवाद का यही अभिप्राय है कि हमारा संविधान केंद्र एवं राज्यों के परस्पर सहयोग पर अधिक बल देता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी संघ प्रणाली की कल्पना की थी जो सहयोग और समन्वय पर आधारित हो। सहकारी संघवाद सामान्य व क्षेत्रीय सरकारों के मध्य प्रशासनिक सहयोग की पद्धति है। हम देख सकते हैं, पीछे मुड़ के देखें तो सहकारी संघवाद को विकसित करने वाली बहुत सारी व्यवस्थाएं सामने आई हैं, जैसे नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, एकल न्यायिक व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषदें आदि। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। तो सहयोगी या सहकारी संघवाद को व्यवहारिक बनाने वाले बहुत सारे अभिकरण भी हैं। कौन कौन से हैं वो अभिकरण? क्षेत्रीय परिषदें, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत गठित हुई थी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसके अलावा क्या है? अंतर्राज्यीय परिषदें। भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का उनका कार्य सुनिश्चित किया गया है। 28 मई 1990 को पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अलावा क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से अस्तित्व में आया था। नीति आयोग का मतलब है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, है ना। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है, इसका काम क्या है भाई? ये थिंक टैंक है। आमतौर पर नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये पूर्ववर्ती योजना आयोग का इसने स्थान लिया और केंद्र और राज्यों के मध्य विकसित जितनी भी योजनाएं हैं उस पर अनुसमर्थन प्राप्त करना, विचार विमर्श करना, योजनाओं को रूप देना, ये सब इसका काम है। सहयोग के अन्य संस्थान भी है। राज्यपालों का सम्मेलन होता है, मुख्यमंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन होता है, राज्यों के मुख्य सचिवों का वार्षिक सम्मेलन होता है, राज्य के पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन होते हैं। इससे क्या होता है? इससे सहयोगी संघवाद जो है वो की भावना को और बढ़ावा और सशक्तता मिलती है। तो हमने देखा कि जो संघवादी व्यवस्था है उसमें भी अलग अलग वर्जन है, अलग अलग तरीके हैं और हमारे बच्चे नहीं बिगड़ पाए इसलिए उन्होंने विशेष प्रावधान किए हुए हैं। तो हमने देखा कि अगर हम मूल्यांकन के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार में सहयोग और समन्वय के बहुत सारे सूत्र मौजूद हैं जो केंद्र और राज्यों को मिलाकर सहयोगी संघवाद का प्रतिमान विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और क्या है भाई? भारत केवल नई दिल्ली अथवा राज्यों की राजधानी मात्र नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय अत्यावश्यक है। इसीलिए सहयोगी संघवाद के प्रतिमान को अपरिहार्य अथवा आवश्यक माना जाता है। राष्ट्र की आंतरिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक क्षेत्र में आम सहमति, तालमेल और समन्वय के सूत्रों की अहमियत बहुत आवश्यक है और महसूस की जाती है और ये सारे तथ्य संघवाद के संबंध में भी मान्य है। राज्यपालों की मर्यादित और विवेक संगत भूमिका हो, केंद्र राज्य प्रशासनिक समायोजन के उपाय हों, वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण आवंटन हो और केंद्र राज्यों के मध्य तनाव नहीं हो। और तनाव जब हुआ था तो तनाव निवारण के लिए ही हमने सरकारीय आयोग एवं पुंछी आयोग की स्थापना की थी, उसकी सिफारिशें लेकर और हमने अपने सेटअप में चेंज किया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में जो है एकात्मक संघवाद, सौदेबाजी वाली संघवाद की तत्व तो मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली भारत एक सहयोगी संघवाद की एक मिसाल है
जिसमें समय समय पर सहयोग और सद्गुणों और संस्कृति को विकसित करके केंद्र और राज्य में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। तो अब संघवाद में जो है वो सबके विकास के सूत्र का अनुपालन किया जाता है। तो आप ये टॉपिक पढ़िए और इसमें कोई दिक्कत हो तो हम उस पर दोबारा बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। आपका जो ये संघवाद का टॉपिक है वो आज ख़त्म होता है और कल से हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।